हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं फ्रेडरिक एंगल्स की लिखी हुई किताब खानदान, जाति, मिल्कियत और रियासत का आगाज। दोस्तों, इस किताब के 8वें चैप्टर का दूसरा भाग कदीम जमाना का गुलामी का निज़ाम मतरूक हो गया। न तो देहात के बड़े बड़े पैमाने की खेती में और न शहरों के दस्ती सनत उर्फत के कारखानों में इस गुलामी के निज़ाम से कोई काबिल जिक्र मुनाफा होता था। इसकी पैदावार के लिए कोई बाजार नहीं रह गया था। छोटे पैमाने की ज़राअत या दस्तकारी में ज़्यादा गुलामों की गुंजाइश नहीं थी और सल्तनत की खुशहाली के ज़माने की अजीमुश्शान पैदावार अब घटकर छोटे पैमाने की ज़राअत और दस्तकारी की सूरत में रह गई थी। समाज में गुलामों की ज़रूरत सिर्फ अमीरों के घरेलू कामों और ऐश व आराम के लिए थी, लेकिन गुलामी का दम तोड़ता हुआ निज़ाम अब भी इतना जानदार था कि पैदावार का तमाम काम बज़ाहिर गुलामों का काम मालूम होता था, जो आज़ाद रोमनों के शान निशान नहीं था। और अब हर शख्स एक आज़ाद रोमन था। ये तो एक वजह थी जिससे गैर ज़रूरी तौर पर गुलामों की तादाद में इजाफा हुआ, और ये गुलाम चूँकि एक बोझ बन गए थे, इसलिए इन्हें आज़ाद कर दिया गया। दूसरी तरफ कॉलोनी और भिकमंगे आज़ादों की तादाद बढ़ी। इन भिकमंगों की हैसियत वही थी जो अमेरिका के साबका गुलाम रखने वाली रियासतों में अफलास ज़दा सफ़ेद फार्म लोग को थी। कदीम गुलामी की इस तरह रफ्ता रफ्ता मिटने का अमल ईसाइयत की मरहून मिन्नत नहीं। ईसाइयत ने सदियों तक सल्तनत रूम में गुलामी के निज़ाम के मज़े लूटे और बाद में भी ईसाइयों की गुलामों की तजारत को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। न तो शुमाल में जर्मनों की, न बहर रूम में वेनेसिया वालों की तजारत को, और न बाद के ज़माने में हिब्सी गुलामों की तजारत को रोकने के लिए कुछ किया। गुलाम रखने में कोई फ़ायदा नहीं था और इसलिए ये निज़ाम मिट गया। लेकिन मरती हुई गुलामी ने अपना जहरीला असर छोड़ा, जिसकी वजह से पैदावार का सारा काम आज़ाद मर्दों के लिए जिल्लत आवर रुसवाई का काम समझा जाने लगा। रूमियों की दुनिया एक अंधी गली में फंस गई, जिससे निकलकर आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। गुलामी का निज़ाम इक्तिसादी हैसियत से नामुमकिन हो चुका था, लेकिन आज़ाद आदमियों के काम करने को इखलाकी तौर पर मायूब समझा जाता था। इनमें से पहली चीज़ अब समाजी पैदावार की बुनियादी शक्ल नहीं रह गई सकती थी, और दूसरा अभी इसकी बुनियादी शक्ल बन नहीं सकती थी। ऐसी सूरत में सिर्फ एक मुकम्मल इनकलाब ही कुछ मदद कर सकता था। सूबों में भी हालात इससे कुछ बेहतर नहीं थे। हमारे पास जो रिपोर्टें हैं वो ज़्यादातर गाल के मुताल्लिक हैं। कॉलोनी के साथ साथ छोटे छोटे आज़ाद किसान अभी वहाँ मौजूद थे। सरकारी अफसरों, जजों और सूदखोरों के जुल्म और लूट खसोट से बचने के लिए अक्सर वो जी इक़्तिदार और ताकतवर लोगों की पनाह और सरपरस्ती में चले जाते थे, और ऐसा वो अलग अलग इनफरादी तौर पर नहीं करते थे, बल्कि पूरा का पूरा गिरोह या बिरादरी करती थी। और इसका रिवाज इतना बढ़ा कि 4वीं सदी में शहंशाहों को अक्सर ये फरमान सादिर करना पड़ता था कि ऐसा करने की मुमानत है। जो लोग पनाह कबूल करते थे उन्हें इससे क्या मदद मिलती थी। सरपरस्त की शर्त यह होती थी कि वो अपनी ज़मीनों का हक मिल्कियत इसके नाम मुंतकिल कर दे, और इसके बदले में वो इन्हें ज़िंदगी भर इस ज़मीन पर खेती करने का हक दे देता था। ये चाल मुक़द्दस कलीसिया को भी याद थी, और 9वीं और 10वीं सदी में इसने खुदा की अजमत और अपनी ज़मींदारी दोनों को बढ़ाने के लिए नहायत आज़ादी से इससे काम लिया। लेकिन इस ज़माने में यानी 475 के लगभग मार्सलिजेज के पादरी साल्विनियस ने इस लूट की बड़ी सख्ती से मजम्मत की। इसने बताया है कि रोमन अफसरों और बड़े ज़मींदारों के मुजालिम इस हद तक नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके थे कि बहुत से रोमन भागकर इन जिलों में चले गए जिन पर बर्बरियों का कब्जा था, और वहाँ जो रोमन शहरी आ बसते थे वो किसी चीज़ से इतना नहीं डरते थे जितना दोबारा रोमन हुकूमत के मातहती में जाने से।
गरीब माँ बाप इस जमाने में अक्सर अपने बच्चों को गुलाम बनाकर बेच दिया करते थे। इसका सबूत यह है कि इसको रोकने के लिए एक कानून बनाया गया था। रूमियों को खुद इनकी रियासत से आज़ाद करने के मौजे में बर्बर जर्मनों ने इनकी ज़मीन का 2/3 हिस्सा खुद ले लिया और इसको आपस में बांट लिया। ये बंटवारा गन निज़ाम के कायदे के मुताबिक किया गया। फातियों की तादाद चूँकि निस्बतन कम थी, इसलिए बहुत सी ज़मीनों का बंटवारा नहीं हुआ और वो कुछ तो पूरी जाति की और कुछ कबीलों और गनों की इज्तिमाई मिल्कियत रही। हर गन में खेत और चरागाहों को किराया डालकर मुसावी हिस्सों में मुख्तलिफ इनफरादी घरानों में तकसीम कर दिया गया। हमें ये नहीं मालूम कि इस ज़माने में बंटवारा बार बार होता था या नहीं, लेकिन बहरहाल रूमी सूबों में ये रिवाज थोड़े ही दिनों में बंद हो गया और अलग अलग घरानों को जो ज़मीन दी गई थी वो इनकी निजी मिल्कियत हो गई, जिसे इलोडेम कहते थे। जंगल और चरागाहों का बंटवारा नहीं किया जाता था, उन्हें सब मिलकर साझे में इस्तेमाल करते थे। इसका इस्तेमाल और तकसीम की हुई ज़मीन पर खेती करने का तरीका कदीम रिवाज और पूरे समाज की राय से तय किया जाता था। कोई गन अपने गांव में जितने ज़्यादा दिनों तक रह जाता और ज़माना गुजरने पर जर्मन और रोमन जितना ज़्यादा आपस में घुल मिल जाते थे, उतना ही ज़्यादा एक जिद्दी रिश्ता या सगोत्री का नाता एक जगह रहने के ताल्लुक के मुकाबले में कमज़ोर होकर पीछे हटता गया। मार्ग कम्युनिटी में गन गुम हो गए, लेकिन इसमें मेंबरों की इब्तिदाई एक जिद्दी रिश्तेदारी के काफ़ी असरात दिखाई देते थे। गर्ज के कम से कम इन मुल्कों में जहां मार्क कम्यून को कायम रखा गया था, यानी शुमाली फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी और स्कैंडिनेविया में गन दस्तूर को गैर महसूस तरीके पर इलाकाई दस्तूर में बदल दिया गया और इस तरह वो इस काबिल हो गया कि रियासत के साथ मेल खा सके। फिर भी इसकी फितरी जमहूरियत बाकी रही, जो कि पूरे गन निज़ाम की इम्तियाजी खुसूसियत है। गर्ज के इस तरह बात के इस ज़माने में भी जब इससे ज़बरदस्ती इन्हितात के गड्ढे में ढकेल दिया गया था, इसने गन दस्तूर के एक टुकड़े को बचाए रखा और इस तरह मजलूमों के हाथ में एक ऐसा हरबा छोड़ दिया जो मौजूदा ज़माने में भी इस्तेमाल के लिए तैयार था। गन में खून के रिश्तों की अहमियत इतनी जल्दी ख़त्म हो गई तो इसकी वजह यह थी कि कबीले में और पूरी जाति में भी सल्तनत रोम को फतेह कर लेने के बाद वो इरादे कमज़ोर पड़ गए जो खून के रिश्तों पर मबनी थे। हम जानते हैं कि महकूम लोगों पर हुकूमत करना गन दस्तूर से मेल नहीं खाता। यहाँ ये बात बहुत बड़े पैमाने पर दिखाई पड़ती है। जर्मनी जातियाँ अब रूमी सूबों की मालिक थीं, उन्हें अपनी फतेह को मुनज्जम शक्ल देनी थी, लेकिन रूमियों की कसीर आबादी को वो ना तो अपने गन के अदारों में शामिल कर सकते थे और ना इन अदारों की मदद से इन पर हुकूमत कर सकते थे। रूमियों के मुकामी हुकूमती अदारे शुरू में जर्मनों की फतेह के बाद भी काम करते रहे, लेकिन ये ज़रूरी था कि इनके ऊपर कोई ऐसी तंजीम हो जो रूमी रियासत की जगह ले सके। ये दूसरी रियासत ही हो सकती थी, इसलिए गन दस्तूर के इदारों को रियासत के इदारों में बदलना ज़रूरी था और हालात के दबाव की बदौलत इसे बहुत जल्दी में करना पड़ा। लेकिन फाते जाति के पहला नुमाइंदा एक फ़ौजी कमांडर था। मफ्तूहा इलाके की अंदरूनी और बैरूनी हिफाजत का तकाजा था कि इसके इख्तियारात को बढ़ाया जाए। फ़ौजी क़यादत को बादशाहत में बदलने का वक्त आ गया था। ये कर दिया गया। फ्रेंक लोगों की सल्तनत को ले लीजिए। यहाँ न सिर्फ रूमी रियासत का वसी इलाका फाते सालेन जाति को मिल गया था, बल्कि ज़मीन के तमाम ऐसे बहुत बड़े बड़े कतात भी, खासकर बड़े बड़े जंगल जो बड़ी या छोटी गांव और मार्क बिरादरियों में नहीं बांटे गए थे, उन्हें मिल गए थे। इन पर इनका मुकम्मल कब्जा था। फ्रेंक लोगों के बादशाह ने, जो एक मामूली फौजी कमांडर से बढ़कर सचमुच का बादशाह बन गया था, पहला काम ये किया कि आवाम की इस मिल्कियत को शाही जागीर बना दिया।
اس زمین کو عام لوگوں سے چھین لیا اور اسے اپنے ذاتی خدمت گزاروں کو انعام یا جاگیر کے طور پر دے دیا۔ اس کے ذاتی خدمت گاروں میں پہلے صرف اس کی نجی فوج کے سپاہی اور فوج کے باقی تمام نائب سالار ہوا کرتے تھے۔ بعد میں ان کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ ان میں نہ صرف روم کے لوگ یعنی گال علاقے کے وہ باشندے شامل ہو گئے جو رومی بن گئے تھے اور بادشاہ کے لیے بہت ضروری ہو گئے تھے، کیونکہ وہ لکھنے کا فن جانتے تھے، پڑھے لکھے تھے اور ملک کے قوانین کے ساتھ ساتھ روم والوں کی بول چال کی زبان اور ادبی لاطینی سے بھی واقفیت رکھتے تھے۔ بلکہ ان میں ان کے علاوہ غلام، زرعی غلام اور غلامی سے آزاد کیے ہوئے لوگ بھی شامل ہو گئے۔ وہ بادشاہ کی درباری بن گئے تھے اور انہی میں سے وہ اپنی پسندیدہ مصاحب چنا کرتا تھا۔ انہی تمام لوگوں کو عوامی زمین کے قطعات دیے گئے، پہلے زیادہ تر عطیہ کے طور پر اور بعد میں بینیفیس کی صورت میں۔ شروع میں یہ زمینیں زیادہ تر بادشاہ کی زندگی بھر کے لیے دی جاتی تھیں اور اس طرح عوام کی لوٹ پر صرفہ کے ایک نئے طبقے کی بنیاد